कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग सांसद बने हुए ने 1 वर्ष हो चुका है, इनसे कई बातें करेंगे। सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सैनी साहब, 1 वर्ष के अंदर लोकसभा में आपकी कितनी उपस्थिति रही और आपने अहम मुद्दे कौन कौन से उठाए? देखिए, लोकसभा के अंदर 100% मैं वहाँ उपस्थित रहा हूँ और कुरुक्षेत्र के लोकसभा के जितने भी समस्याएं मेरे ध्यान में आई, चाहे वो जनता के माध्यम से आई, चाहे मैंने स्वयं वहाँ पर देखा, उन सब आवाज़ों को मैंने लोकसभा के अंदर उठाया। कुरुक्षेत्र की एक बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि वहाँ पर जो रेलवे लाइन है जो कैथल की तरफ जाती है कुरुक्षेत्र से, जब ट्रेन आती थी तो फाटक बंद हो जाते थे। 5 फाटक उसके ऊपर लगते हैं और जब वो 5 फाटक एक समय में बंद हो जाते थे तो पूरा कुरुक्षेत्र शहर रुक जाता था। ये बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि एक धार्मिक नगरी भी है। देश विदेश से पर्यटक वहाँ पर आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं। और मैंने इस बात को, आवाज़ को जनता की लोकसभा के अंदर उठाया कि यहाँ एलिवेटेड ट्रैक बनना चाहिए। और वो मुझे खुशी है कि उसका टेंडर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। जल्दी ही वो बन करके तैयार हो जाएगा। उससे अलग भी मैंने, जहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर रेलवे के ऊपर URB बनाने की बात थी या ORB बनाने की बात थी, जहाँ जहाँ भी मेरे ध्यान में है, उन सब के ऊपर भी काम चल रहा है और जल्दी ही भी बन करके तैयार हो जाएंगे। चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात थी, वो भी बन के लगभग तैयार हो चुका है। फैशन डिजाइनिंग को लेकर के एक संस्थान वहाँ पर खोला है, उसको लेकर के विषय था, वो भी वहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है। और भी चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 लाइनिंग की बात थी, उसको लेकर के हमने आवाज़ को उठाया, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। कई और समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने सरकार के ध्यान में लगाया और धीरे धीरे करके हमें विश्वास है कि वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर हर वर्ष लाखों की संख्या में वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया था, और गीता महोत्सव आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो प्रयासों से वहाँ पर वो मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, जिसके अंदर से लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग हिस्सेदारी करते हैं। लाखों की संख्या में वहाँ पर हर रोज़ गीता महोत्सव में पहुँचते हैं। तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र का विकास हो, उसको लेकर के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सैनी साहब, टोटल कितनी डिबेट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, मोटा मोटा अगर याद हो, और कितने क्वेश्चन आपने 1 साल में रेज किए? देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लॉटरी से निकलते हैं, वहाँ पर 542 सांसद हैं और उसमें बड़ा ये कठिन हो जाता है अध्यक्ष जी के लिए समय देना भी। मुश्किल से ही वहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट का समय मिलता है। और जब भी समय मिलता है, क्योंकि लॉटरी से निकलता है, जब भी हमारा क्वेश्चन लगता है, चाहे हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात वहाँ पर उठाई थी, उसका क्वेश्चन हमारा लगा था। और भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे लगातार लगते रहते हैं और उनके अंदर हम हिस्सा लेते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुँच जाते हैं कुरुक्षेत्र की। और उसको लेकर के हम लगातार ये प्रयास रहते हैं कि कुरुक्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो और लोगों को राहत मिले। सैनी साहब, कृषि कानून 3 कानून हैं, इनको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हाल ही में आपके जो गृह क्षेत्र है नारायणगढ़, वहाँ से भी एक किसानों ने रैली निकाली, जो फेवर की रैली थी। वहाँ एक मृत्यु भी किसान की हुई, उसको लेकर भी काफ़ी घमासान चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि इसको लेकर वो सड़कें जाम करेंगी, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखता है, विपक्ष भी अपनी बात रखता है, निर्णायक जनता होती है। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखते हैं, जनता सुनती है और जनता सुन करके उसका निर्णय करती है। ना तो कांग्रेस निर्णय करने वाली है, ना बीजेपी निर्णय करने वाली है। निर्णय तो जनता करती है और वो सर्वमान्य है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। और उसको लेकर के जो ये 3 कानून बने हैं, इन 3 कानूनों के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल में मैं बात रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी ये बात किसानों तक जानी चाहिए, किसानों तक पहुँचनी चाहिए आपके माध्यम से।
क्योंकि जब ये बिल लोकसभा के पटल के ऊपर आए और चर्चा के लिए रखे गए, माननीय अध्यक्ष जी ने इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर 4 घंटे का समय इसके लिए तय किया और सबको कहा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर निर्णय होता है। और ये 4 घंटे नहीं बहस चली, ये रात के 1 बजे तक चली। मेरे ख्याल से 10 घंटे लगातार इसके ऊपर चर्चा होती रही, क्योंकि किसान की आय का सवाल था, किसान की मजबूती का सवाल था। परंतु जब ये बिल लोकसभा के अंदर आए, राहुल गांधी जी इटलीबाज गया, लोकसभा में नहीं आया। और जब ये बिल पास हो गए तो वहाँ से आकर के ये सीधा पैराशूट हो गया। और पैराशूट हुआ, आकर के तुरंत उसने बोला कि इन बिलों से किसान की मंडी खत्म हो रही है, इन बिलों से किसान का एमएसपी खत्म हो रहा है। आकर के एक झूठ का गोला इटली से ले आना और यहाँ किसानों के बीच में उसने छोड़ दिया, किसान को गुमराह कर दिया। कोरोना का संकट था, हम लोगों को एकत्र भी नहीं कर सकते थे। उस बीच में जब किसानों को गुमराह किया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो किसान के हित में ये बिल पेश किए हैं, किसान की मजबूती में बिल पेश किए हैं, किसान को आर्थिक आज़ादी देने में बिल पेश किए हैं, किसान को ये स्वतंत्रता दी है कि अपने माल को वो मंडी में बेचे, अपने माल को वो खेत में बेचे, ये स्वतंत्रता दी है कि हमें भी अपनी बात उन तक पहुंचानी चाहिए। जब उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि कोरोना के कारण शायद हम अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाए होंगे, उसके कारण दिक्कत भी थी, एक समस्या थी, गंभीर महामारी की समस्या थी। नारायणगढ़ में जो हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए भारतीय किसान यूनियन काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है। हाँ, देखिए, मैं उसी के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि ये निर्णय पार्टी ने किया है कि हम जन जागरण अभियान के माध्यम से चाहे गांव के अंदर छोटे कार्यक्रम करें, किसानों के जा रहे हैं, हम कार्यक्रम करके किसानों को समझा करके, मंडियों में जा करके किसानों से बातचीत करके, कोई समस्या ना हो, और इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जन जागरण अभियान चला करके हम किसानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये किसान के हित में, किसान की मजबूती में ये बिल है। परंतु इन लोगों ने जिस प्रकार का झूठ बोला है, मैंने तो देखा है वहाँ पर, वो जो नारायणगढ़ के अंदर जन जागरण यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी थे। हम ये नहीं कहते वो किसान नहीं थे, हमने ये नहीं कहा कि वो किसान नहीं थे, परंतु वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। मैं उन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूँ कि आपने 2019 का जो मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो है, जो आपने देश के सामने शपथपत्र दिया था, उस शपथपत्र के अंदर आपने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम ये तीनों कानून बनाएंगे। ये स्पष्ट रूप से उसके अंदर कहा है। इनकी 10 वर्ष तक पीछे सरकार रही, इन्होंने तब क्यों नहीं लागू किया? अब आज नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। वोट लेने के लिए तो ये झूठ बोलते हैं कि हम ये करेंगे, परंतु वोट लेकर के मुकर जाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, किसान के लिए कुछ नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने उन कानूनों को बनाया और बना करके किसान को ये मजबूती दी है, इनसे मजबूती मिलेगी। और जब नरेंद्र मोदी जी पास करते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, और ये करते हैं तो कुछ नहीं होता। ये दोहरा चेहरा क्यों है? इस लोकतंत्र के अंदर, जैसा मैंने कहा भी है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी जनता के बीच में जाकर के कहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहें, निर्णायक जनता है। परंतु यह अधिकार किसी को नहीं दिया कि किसी की यात्रा को रोक करके वहाँ हुड़दंग किया जाए, वहाँ पर किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए जाएं, किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जाएं, वहाँ पर किसानों के जो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे उनको धक्के दे करके नीचे गिरा जाए, जो ट्रैक्टरों के ऊपर किसान बैठे थे उनकी पगड़ियों को उछाला जाए, उनकी पगड़ियों को नीचे गिरा जाए। ये अधिकार किसने दिया है? ये चुड़ुन्नी ने दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है अधिकार। ये उन्होंने अपने गिरे भाव में देखना चाहिए। तो आपका कहना है कि चुड़ुन्नी और कांग्रेस एक ही चेहरा है? एक ही चेहरा है दोनों के दो। वो कांग्रेस का वो दलाल है, वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ मिला हुआ है। मैंने देखा है खुद, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने लोग थे वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। वो स्वयं आकर के उन्होंने रास्ते को रोका है और हुड़दंगबाजी की है। लोकतंत्र के अंदर ये निंदनीय है। ये तो इन्होंने लोकतंत्र नहीं, लठतंत्र बनाया है। तो बीजेपी, उन्होंने अपनी बात कहनी है, वो जनता के बीच में जाए, उन्होंने प्रदर्शन करना है। यात्रा जा रही थी, काले झंडे दिखाई दो भाई, आपने कोई ग्रीवेंस है आप उसके बारे में भी बोल दो,
ये ग्रीवेंस है, ये क्या मतलब है कि हमला कर दो उसके ऊपर, यात्रा के ऊपर? ये निंदनीय है। और हमने कहा है कि जो लोग इसके अंदर जिन्होंने हुड़दंग किया, जिन्होंने वहाँ पर पत्थरबाजी किया, ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बीजेपी आखिर क्यों बैकफुट पर रही इस मामले में? प्रचार और प्रसार में 3 कानूनों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। नहीं, देखिए, मैं इसके लिए ये मानता हूँ क्योंकि कोरोना जैसा संकट था, जब लॉकडाउन 1 लगा आपके सामने, पूरा का पूरा बंद था, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लॉकडाउन 2 के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन मिली, लॉकडाउन 3 में फिर ज़्यादा मिली, लॉकडाउन 4 में उससे ज़्यादा मिली, लॉकडाउन 5 में उससे ज़्यादा मिली, अब अनलॉकडाउन 5 ये चालू है। अनलॉकडाउन 1 के अंदर और रिलैक्सेशन आई, अनलॉकडाउन 2 में उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन आई, अनलॉकडाउन 3 में उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन आई, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन आती थी उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और शायद मैं ये मानता हूँ कि इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के कारण जब हम इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, अगर हमने कोई संवाद किया, कार्यकर्ताओं से भी अगर हमने संवाद किया, तो हमने वर्चुअल संवाद किया, हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया, उसके माध्यम से हमने जनता तक वर्चुअल संवाद करके सारी सुविधाएं पहुंचाई। कार्यकर्ताओं से बात करके, जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता थे, हम उनसे वर्चुअल संवाद करते थे। हमारे नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक वर्चुअल संवाद करके पूरा फीडबैक, नीचे से ग्राउंड जीरो ग्राउंड से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरा वर्चुअल संवाद के माध्यम से पूरा फीडबैक लेते थे कि किसी भी व्यक्ति को इस लॉकडाउन के अंदर किसी प्रकार की सुविधा न हो, उस तक सारी सुविधाएं पहुँचें। उसकी चिंता हमारे नेताओं ने की, परंतु उसी के कारण शायद मैं ये मानता हूँ कि हम अपनी बात को जनता के बीच तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँचा पाए। फिर भी हमने, क्योंकि पार्टी ने जब ये बिल पेश होने थे तो हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 3 सांसदों की कमेटी बना करके उसकी ड्यूटी लगाई। चौधरी धर्मवीर जी जो भिवानी से हमारे सांसद हैं, और चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो हमारे हिसार से सांसद हैं, मैं स्वयं था। 2 दिन तक हम हरियाणा के अंदर जो किसान प्रतिनिधि थे उनसे भी हमने बात किया, किसानों से हमने बात किया, FPO से हमने बात किया, प्रोग्रेसिव किसान से हमने बात किया, जितने किसान से संबंधित संगठन थे या किसान थे, हमने सबको बुला करके, हमने यहाँ तक कि भी जो दलों के किसान प्रतिनिधि थे उनको भी आमंत्रित किया कि वो भी आकर के अपने सुझाव दे सकते हैं। और हमने हर व्यक्ति से सुझाव लिए, सुझाव लेकर के हमने उन सुझावों को संकलित किया, और संकलित करके हमने किसान प्रतिनिधियों को बुला करके दिल्ली के अंदर उनको साथ लेकर के हम आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पास उनको लेकर के गए कि इनकी तरफ से सुझाव आए हैं, इनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। और उनको सम्मिलित किया गया, उनको संतुष्ट किया गया, उनको से बात की गई आदरणीय नरेंद्र तोमर जी द्वारा। उसके बावजूद भी इस प्रकार का हुड़दंग, ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं है। सैनी साहब, आप हरियाणा में भी मंत्री रहे, 5 साल लगातार राज्य मंत्री थे। अब आप लोकसभा में, पहले विधायक की भूमिका, अब सांसद की भूमिका। जनप्रतिनिधि विधायक या लोकसभा में सांसद, इन भूमिकाओं में क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्या आपका रोल नज़र आता है अलग अलग? नहीं, कार्य करना है, उसमें रोल नहीं देखा जाता। जनता ने मैंडेट दिया है, ये हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है कि हम जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें, और जो उनकी दिखते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो, उनका निराकरण हो, और उन तक वो सारी सुविधाएं पहुँचे, ये प्रतिनिधि का कार्य है। 22 अक्टूबर हरियाणा सरकार का, मनोहर सरकार पार्ट 2 का 1 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है। इस सरकार के 1 साल के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, मनोहर लाल जी पिछले ये 6 वर्ष पूरे कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूस, मनोहर सरकार 1 और मनोहर सरकार 2। मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि आज तक के इतिहास में जिस मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, मैं ये नहीं बोलता कि भी किसी ने काम नहीं किया, परंतु जिस मजबूती से इन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसके अलावा मजबूती से हर व्यक्ति को सुविधाएं, आम जन की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान करना, चाहे सीएम विंडो थी उसको वहीं घर पर ही बैठ करके उसकी समस्या को सुनना, उसका समाधान करना, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ थी, जो टीचर्स लगातार सेक्रेटरीट का चक्कर काटते रहते थे
उसके माध्यम से उनको वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन उनकी ट्रांसफ़र करना, वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ। उनका समय बचा, उनका पैसा बचा। और चाहे नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात है, जो युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी गई है, और चाहे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर समान रूप से विकास करने की बात है। मनोहर लाल जी ने गजब के कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर किए हैं, जिसकी चर्चा विपक्ष भी करता है अंदर खाते। सैनी साहब एक चीज़ और बताइए कि जिसमें जनता के बीच में तो बैठ कर के विपक्ष का काम है कि वो विरोध करता है, परंतु जब वो अपने घर के अंदर बैठते हैं, जब वो मंथन करते हैं, जब वो सोचते हैं कि वो गजब के काम मनोहर लाल जी ने पिछले 6 वर्षों में हरियाणा प्रदेश को मजबूती की तरफ ले जाने के किए। सैनी साहब, गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, निर्दलीय भी है, उसमें जेजेपी भी है, बीजेपी भी है। क्या ये गठबंधन की सरकार स्मूथली अपना पूरा टर्म पूरा करेगी? क्योंकि विपक्ष ऐसा कह रहा है कि ये भानुमति का कुनबा लंबा नहीं चल पाएगा। देखिए, वो बात, एक कहावत है ना कि व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा और ऊपर फल पक गया, और तड़ा पड़े पड़े के मुंह में पानी आ रहा, वो देख रहा है कब टूट कर मेरे मुंह में पड़ जाए। विपक्ष इस बात को भूल जाए, क्योंकि ये मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ये गठबंधन की सरकार है। ये बड़ी मजबूती से चल रही है, ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और मजबूती से हरियाणा प्रदेश का विकास हो रहा है, और हरियाणा और प्रगति से आगे वो बढ़ रहा है। धन्यवाद सैनी साहब। तो ये हैं नायब सिंह सैनी, सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से। 1 वर्ष लोकसभा में इन्हें पहुंचे हो चुका है। 1 साल में इनकी 100% लोकसभा में हाजिरी रही है, और इन्होंने लगभग, जहां तक हमारे पास जानकारी है, 2 दर्जन के करीब वहां पर सवाल पूछे हैं, और 15 के करीब जो डिबेट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है। सारी जानकारियां इनसे चर्चा की। इन्होंने कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए लेकर जो प्लानिंग की है, जो प्रयास किए हैं, वो भी जिक्र किया, और हरियाणा की राजनीति, क्योंकि ये करते हैं, अब सांसद हैं, पहले विधायक थे। इनका दावा है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अटूट है, और जो विपक्ष है वो केवल मिथ्या सपने ले रहा है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।